हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। तो 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की शत्रुमुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर तो लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपियन कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेज को विजयश्री प्राप्त हुई और कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यूनानियों के समय से ही थे। मध्यकालीन में यूरोप दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों की एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। धातत्व है कि वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के सापेक्ष यानी आइलैंड मसाले की द्वीप के लिए और नए अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों का तलाश करने लगा। भारत में यूरोपीय की मंशा व्यापार में लगे अरबों और वेनिसवासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचाना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी। यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना उतना ही कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि 15वीं से 16वीं सदी तक यूरोप की पुनर्जागरण और प्रबंधन का परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों की केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति और कुतुब नुमा यानी दिशा सूचक का आविष्कार भी हो गया था। फलतः यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में अच्छी तरह से सार्थक थे। नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविक ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ किया। इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 में भारत की खोज में निकला, परंतु यह भटक कर अमेरिका चला गया। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की। 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिससे वह उस्तमासा यानी अंतरिप केप ऑफ गुड होप जाकर चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तक केरल पर पहुंचा। धातत्व है कि उतमासा अंतरिय की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी। पुर्तगालियों का आगमन। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उतमासा अंतरिप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक उपाधि जमुरीन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक हित था। अंततः वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वह वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत
कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। धतत्व है कि पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 1500 में पेड्रो अल्वेरेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। 1533 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कुन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जलगी नीति कहा जाता है। 1508 में वह चैलो के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, किंतु 1509 में उसने महमूद बेगाड़ा मिस्र और तुर्की शासकों ने समुद्री बेड़ों को पराजित किया। फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क ने 1509 से 1515 तक दूसरा वायसराय बनकर आया। उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यही से पुर्तगालियों साम्राज्य की नींव पड़ी। अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। अल्बुर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक अल्बुर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टेमो तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को बसाई। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात किया और दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर वसीन 1534 में दीव और 1535 ईस्वी में आधिपत्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। कार्टेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशिया देश में भेजना चाहता है तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में हरमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में घोतिक कला का विकास हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारण में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों को संग लूटपाट, भारतीय महिलाएं संग वैवाहिक नीति आदि और मराठों और मुगलों द्वारा विरोध किया जाना था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया, जिससे भारत में बम्बई क्षेत्र ब्रिटिश को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया। बाद में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी प्रतिज्ञाएं पश्चिमी की तरफ उन्मुख हो गई। डचों का आगमन
पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कार्लोनिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बाटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1602 ईस्वी में डच कंपनी बेरीदंगे यानी ओस्ता इंडेसे कंपनी VOC की स्थापना हुई, जिसे डच संसद ने चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया था। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तथा केंद्रित था तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब उन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिसका अधिक लाभ मिला। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, जहां वे अपनी सिक्के भी डालते थे, परंतु आगे चलकर नेगापट्टनम यानी नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बैटरिविया नामक नगर की स्थापना की। 1641 ईस्वी में मलक्का और 1658 में अन्य स्रोतों में 1659 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ, फैक्ट्रियाँ स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ पुलिकट, सूरत और कराकिल और चिनसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना और बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि में थी। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियाँ पूर्वी तट पर थी क्योंकि इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 में दस्तावेजों में मिलता है। यह कार्टेल पर आधारित व्यवस्था थी। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था। परिमाणतः कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी। इसके अलावा अपनी प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा में नहीं कर सके। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदेरा का युद्ध के बाद हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1599 में मार्चेंट एडवर्ड चर्च नाम के विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इस कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया, किंतु आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। हॉकिंस फारसी भाषा और बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों के साथ अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली के पुर्तगालियों के जहाज़ों के बेड़ों को पराजित कर उसके व्यापारिक एकाधिकार को भंग किया। 1615 ईस्वी में
इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दोस्त टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम तथा बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियां की स्थापना कर ली थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के तत्पश्चात 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 में हुगली नगर की व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंदी कोठी बनाई गई। इसी कोठी पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1688 ईस्वी में 68 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किया। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी का मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया था। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखानों से अपने अधिकारी खोने पड़े, परंतु अंग्रेज द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार का अधिकार प्रदान किया। 1691 ईस्वी में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल की सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। 1698 में अजी मुसान द्वारा अंग्रेजों को सूतानाती और कालीकाता यानी कालीघाट, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 की जगीरदारी मिल गई। इन्हीं को मिलाकर जॉर्ज चार्टनक ने कलकत्ता की नींव रखी। कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। इस किलेबंदी बस्ती को सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंस और काउंसिल की व्यवस्था की गई और चार्ल्स अब्बर को प्रथम प्रेसिडेंस नियुक्त किया गया। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज एक कंपनी के डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तथा बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों की संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को देने होते थे। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा है। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किला बंद क्षेत्र जैसे होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। डेनिशों का आगमन। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए। डेनिशों ने 1620 में टैकोबर तथा 1676 में सोरापोरा बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और कंपनियों के संबंध वाले व्यक्ति। वास्को डी गामा
भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। कैम्पबेल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर की भेंट किया था। गेरल्ड अग्नियर यह बम्बई का संस्थापक था। जॉब चर्नक यह कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक। जॉन सुरमन मुगल सम्राट फर्रुखसियर की विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल और मुखिया था। फ्रैंको इस कैरो यह भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक सूरत में किया था। फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सन 1764 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोबाल्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च सरकार का ही वहन करती थी। इसी सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संचालित तथा आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। 1668 में फ्रैंकोकस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। 1673 ईस्वी में बंगाल के नवाब इस्ताद खां फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। यहाँ का किला फोर्ट ओरिएंटल लेंस कहा गया। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे, 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया गया। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष चलता रहा। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई और कर्नाटक युद्ध का विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। फ्रांसिस डे यह मद्रास के संस्थापक थे। जॉब चर्नक कलकत्ता के संस्थापक थे। गेरल्ड ऑगनियर बम्बई के संस्थापक थे। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? लुई 14वां के शासनकाल में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। जैसे पांडिचेरी यह थे फ्रेंच के, गोवा यह था पुर्तगाल के, ट्रैकोबर यह था डेनिश, मद्रास डच का। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के कार्यकाल में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिया गया? लॉर्ड क्लाइव के काल में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट को।
सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान हॉलैंड के थे। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिनसुरा में। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्धों में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला भारतीय यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। यूरोप में भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, यह गलत है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर कहाँ लगाया था? सूरत में। निम्न यूरोपीय शक्तियों की भारतीय व्यापार समय समय पर प्रवेश किया। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर फ्रांसीसी आए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना यानी उपरोक्त सभी जगह।